है पुष्कर फाउंडेशन में डिजिटल शिक्षा, समय की मांग या मजबूरी। और इसके पहले ओके ग्रेट, आवाज़ आ रही है। इसके पहले मैं पुष्कर फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि बहुत लोग परिचित हैं, जो नए लोग जुड़ेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि पुष्कर फाउंडेशन एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का कोशिश कर रहा है कि जिसमें एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, एक करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, चाहे सेमी अर्बन एरिया हो, प्रॉब्लम क्या है कि प्रतिभा हर जगह है। अगर उस प्रतिभा को एक धार देने के लिए, एक मजबूती देने के लिए, एक सही दिशा दिखाने के लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। युग में जो जब हर चीज़ आपके हाथ में है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, इवन गूगल में भी हम कुछ टाइप करते हैं तो उससे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकल आती है। लेकिन सवाल ये है कि जो हम गूगल में सर्च करते हैं या चीज़ें जो करते हैं वो हमारे काम का होता है, वो सटीक हमारे जानकारी के लिए ठीक रहता है कि नहीं ठीक रहता है जो हम जानना चाहते हैं। तो हर एक, जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है कि वन साइज फिट फॉर ऑल, तो एक साइज सबके लिए फिट नहीं हो सकता है। तो वैसे ही जैसे बच्चा है, अगर उसके कैरियर काउंसलिंग की बात आती है, तो अगर मान लीजिए कि हम गूगल से कोई चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा आर्टिकल पढ़ रहा है या गूगल से कोई जानकारी अगर ले रहा है तो वो उसके लिए सटीक बैठती हो। इन्हीं सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने की लोगों से ज़रूरत में है कि इसमें एक्टिवली मैं राम बाबू सिंह जी और इसके जो संस्था के उपाध्यक्ष विवेक यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो निरंतर इसमें लगे रहे और गाइडेंस करते रहे। और पिताजी के ये पिताजी के द्वारा शुरू किया गया ये जो मुहिम है उसमें लगातार जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, मैं एक बार कमेंट देख करके बोल देता हूँ। पंडित नगेंद्र कुमार जी को नमस्कार भाई जी, और किशोर जी नमस्कार नमस्कार। आशुतोष तिवारी स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि जो कमी थी, हमारे पास जितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं मुझे लगता है उतना ही कन्फ्यूजन होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए ये मुहिम शुरू। विदेशी भाषा में कैसे कैरियर बनाएं। विदेशी भाषा में बहुत सारे गांव के लोगों को ये मालूम नहीं है कि विदेशी भाषा में कैरियर बना करके हम एक बहुत ही कम टाइम में एक प्रेस्टिजियस जॉब पा सकते हैं बिना गवर्नमेंट नौकरी के। बहुत कम बच्चों को ये मालूम है। तो इस कमी को महसूस हमने किया कि नहीं, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और वो अभी मैंने, हमारे एक वक्ता थे जो साउथ कोरिया में प्रेजेंटली काम कर रहे थे, उनको हमने लाइव लिया था, उन्होंने बताया। और यकीन मानिए उसके बाद हमारे पास 10 से 15 ऐसी इंक्वायरी आई कि विदेशी भाषा में भैया कैसे करियर बना सकते हैं। तो हमने उनको अलग से फिर पूछा, किसी ने जर्मनी में पूछा, जर्मन भाषा में कैसे करियर बनाना है, फिर फ्रेंच भाषा में कैसे करियर बनाना है। इन्हीं सारी चीज़ों को ले करके उन्होंने अपना डाला था, तो हमने उसका ईमेल करने का प्रयास किया है। और दूसरी बात, जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में चूँकि फिजिकल डिस्टेंस, दूरी बना के रखना है, तो एक सवाल ये मुद्दा आता है हमारे सामने कि डिजिटल शिक्षा समय की मांग है या मजबूरी। ऐसा टॉपिक हमें संस्था के उपाध्यक्ष विवेक यादव जी ने जब मुझे दिया, आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है कि हमें ये बिल्कुल डिजिटल शिक्षा कहाँ तक ये इसकी उपादेयता हमारे लिए रह पाती है, या जो क्लास में शिक्षा दी जाती है।
और इस बात को तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि कोरोना की वजह से जो हम घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और जब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद भी एक ये डिबेट बना रहेगा कि जब बच्चा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकता है तो स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। इन्हीं सारे टॉपिक पे हमने बात विवेक जी से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए कि जो डिजिटल शिक्षा है ये समय की मांग है या मजबूरी। अगर मैं 2-3 पॉइंट से बात करूं कि जिस तरीके से हमारे भारत में निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शिक्षकों की क्या कहते हैं कमी होती जा रही है, अगर हम शिक्षकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक जो राष्ट्रीय शिक्षा मानक है कि भाई 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए क्लासरूम में, और ज़्यादा बच्चे अगर क्लासरूम में रहते हैं तो एक टीचर क्लास पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। अगर एक शिक्षक अगर अपने घर से एक शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाता है तो उसमें तो एक साथ कई हज़ार बच्चे जुड़ सकते हैं, और स्पेसिफिक अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरीज है तो वो उसमें टाइप करके, या उनके गार्जियन जो है अगर वो टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके उनके क्वेरीज को उस टीचर के पास भेज करके एक अलग से मेंटरिंग सेशन में उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर मैं शिक्षकों की कमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डिजिटल शिक्षा का माध्यम एक बहुत वरदान साबित होने वाला है भारत जैसे देश में, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं पढ़ने वाले, और टीचरों की संख्या कम है। मैं टीचरों की संख्या कम इस सेंस में कह रहा हूँ कि अच्छे टीचरों की संख्या कम है, जो अपने क्या कहते हैं कि कर्तव्य को लेकर के, जो अपने क्लासरूम को लेकर के सजग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बना करके जो अच्छा प्रेजेंट कर लेते हैं, जो अच्छा बच्चों को बता सकते हैं, एक साथ यूट्यूब पे लाइव आकर के देश के या विदेश के सैकड़ों लाखों बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो डिजिटल शिक्षा का अगर मैं एक वरदान मानता हूँ कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से एक अच्छा टीचर सैकड़ों लाखों और हज़ारों बच्चों से जुड़ सकता है, ये तो डिजिटल शिक्षा का एक बहुत बड़ा वरदान है। अच्छा, दूसरी बात अगर हाँ इसमें यह है कि मैं इसमें प्राइमरी एजुकेशन को नहीं ले रहा हूँ। प्राइमरी एजुकेशन को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सीखने की जो उम्र होती है बच्चों की, मैं उनके लिए वरदान मानता हूँ डिजिटल शिक्षा। जो सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी 12वीं तक की एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, मैं उनके लिए बोलता हूं कि ये उनके लिए वरदान साबित होता है। अगर आप देखिए दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, कंपटीशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और ये बच्चे सिर्फ वहाँ इसलिए रहते हैं कि वहाँ पे कोचिंग चलती है, वहाँ पे संस्थान है, इसलिए वहाँ जाते हैं वो लोग, और अपने हाथ से हर चीज़ उनको इंतज़ाम करना पड़ता है, वहाँ रहते हैं। 3000, 4000, 5000, इवन दिल्ली में मुखर्जी नगर एक ऐसा प्लेस है, वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये रेंट है, और सिर्फ इसलिए रहते हैं कि वहाँ कोचिंग करने के लिए, जबकि 3 घंटे 4 घंटे कोचिंग चलती है, और उसके लिए वहाँ पे अपना 24 घंटा देते हैं और परेशानी का जीवन जीते हैं। तो अगर जो क्लासेस वो दिल्ली में रह के करते थे, लखनऊ में रह के करते थे, इलाहाबाद में रह के करते थे, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो उनको उनके घर पे ही अवेलेबल हो जा रहा है तो वो उनके लिए एक वरदान है। मुंबई जैसी संस्थान में बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉमर्स के कोर्स करते हैं, लॉ का कोर्स चल रहा है, एमबीए का कोर्स हो रहा है, वो लोग लाइव क्वेश्चन सेशन और लाइव क्लासेस करके अपने कैरियर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू हायर एजुकेशन के एरिया में मैं तो मानता हूं कि डिजिटल शिक्षा एक वरदान से कम नहीं है। अब अगर मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, ये तो रही, मान लीजिए कि ये जो हमारे हायर एजुकेशन है इसके लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ये डिजिटल शिक्षा एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। अगर मैं प्राइमरी शिक्षा की बात करूं, क्योंकि अभी इस प्राइमरी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये मजबूरी यानी कि 50% मजबूरी है, और कह सकते हैं कि 50% समय की मांग है। आज नहीं कल तो इसको ऑनलाइन करना ही करना है। लेकिन अगर मैं केजी से ले करके
ट्वेल्थ तक के एजुकेशन की बात करूं, हमारा ईयर ना ख़राब हो, बच्चों का ईयर ना ख़राब हो, इसलिए अभी इन लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में घर में, चाहे लैपटॉप में, चाहे मोबाइल में, चाहे टैबलेट में, लोग ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को भी दिलवा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं केजी से लेकर के 12 तक। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना के पीरियड में डिजिटल एजुकेशन के लिए 0 से लेकर के अर्थात केजी से लेकर 12वीं तक जो बच्चे घर पे एजुकेशन ले रहे हैं, डिजिटल माध्यम से ले रहे हैं, उनके लिए मैं मजबूरी मानता हूं कोरोना के पीरियड में। क्यों? क्योंकि अभी बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ तक मजबूरी मान रहे हैं, जब तक कोरोना है तब तक तो ठीक है, हमें ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को ये कहना चाहिए कि हमारा साल ना खराब हो, आपको चीज़ें देखनी है, अपना होमवर्क करना है, आपको जो भी असाइनमेंट हमें स्कूल से मिलता है उसको करना है। लेकिन आगे चल के ये बच्चों के लिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, और बहुत सारे मैं न्यूज़पेपर्स में भी देखता हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनके मानसिक और शारीरिक विकास के क्रम में अगर हम इनको घर बैठा करके एजुकेशन देते हैं तो नॉलेज के स्तर में, चीज़ों को जानने के स्तर में वो बच्चा चीज़ें जान तो जाएगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, जो उस पर्टिकुलर फेज में, उस पर्टिकुलर एज में उस बच्चे की एक संचार कौशल बढ़ता है, जो उसकी दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें वो क्या कहते हैं उसे वंचित हो पाएगा। और मेरा अपना मानना है और विद्वानों का भी ये मानना है कि स्कूल टाइम के जो आपके दोस्त बनते हैं, स्कूल टाइम के जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, टीचर से जो आप इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस टीचर जो आपसे आपके प्रोत्साहन के लिए, जो आपके करियर को बताने के लिए या आपके आगे बढ़ने में जितनी भी मोटिवेशनल स्पीच आप सुनते हैं फेस टू फेस, वो कहीं न कहीं आगे चल के आपके जीवन को एक रास्ता तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप क्लास में जाते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, पंक्चुअलिटी, एक ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने का तरीका। आप कोई बच्चा अगर तैयार होता है तो वो मैनेजमेंट भी सीखता है कि उसको 6 बजे उठना है, 6:30 बजे फ्रेश हो जाना है, फिर उसके बाद अपने ड्रेस को साफ़ रखना है, फिर उसको जूते साफ़ करके जाना है, टाई अच्छे से पहनना है, नीट एंड क्लीन रहना है और टाइम से पहुंच जाना है। इवन हमको तो यहाँ पर भी बच्चों को मैनर्स, अगर मान लीजिए कि अगर बच्चे ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप में जाने से उनके एक सामूहिकता की भावना आती है। कोई बच्चा अकेले तो स्कूल जाता नहीं, जब अपने स्कूल से निकलता है तो अगर वो बस से जाता है तो बच्चों से बात करते हुए जाता है, अपनी बातें उसको बताता है और उसके बाद अपने बैचमेट्स की बातें, अपने साथ में पढ़ने वाले लोगों की बातें, तो कहीं न कहीं उसमें कल्चरल आदान प्रदान, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि एक ही स्कूल में डिफरेंट रिलीजन के फॉलो करने वाले बच्चे होते हैं, तो उनके मन में ये क्यूरोसिटी होती है कि अच्छा ठीक है, ईद में क्या होता है, दीपावली में क्या होता है, और सिखों का अगर कोई त्यौहार आ गया है तो उसमें क्या होता है। तो मेरा अपना मानना है कि स्कूल में जो स्कूली एजुकेशन है वो बच्चों के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सर्वांगीण विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो डिजिटल शिक्षा, हाँ ऐसा नहीं है, अगर बहुत सारे ऐसे साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बच्चों को वीडियो ऑडियो विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है और इसकी व्यवस्था स्कूल में ही की जाती है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मेरा कहने का मतलब है कि आज के समय में जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, जब नॉर्मल पीरियड होगा कोरोना के समय, जब वैक्सीन लग जाएगी, जब हमारे क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, उसके लिए अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की कक्षा में, यानी कि क्लासरूम की जो एजुकेशन होगी वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसा कि अभी आया, डिजिटल शिक्षा से बच्चों को लाभ कैसे मिलता है, एक क्वेश्चन आया है। देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हायर एजुकेशन में तो डिजिटल शिक्षा ये बहुत ज़रूरी हो गया है और टीचर की कमी को पूरा करता, अच्छे टीचर की कमी को वो पूरा करता है कि एक टीचर लाइव आ गया
और वो हज़ारों सैकड़ों लाखों बच्चे उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन डिजिटल शिक्षा से बच्चों को लाभ कैसे मिलता है? हाँ, अब जैसे साइंस के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें एनिमेशन का प्रयोग करके जब बच्चों को समझाया जाता है तो वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हमारी जो डिजिटल शिक्षा एक माध्यम है। जैसे बायोलॉजी में अगर आप देखिए, बायोलॉजी में अभी क्लासें इतने इंटरेक्टिव होंगी, इतनी जीवंत क्लासेस हो गए हैं कि जैसे कि अगर आपको ब्लड के बारे में बताया जा रहा है, या किडनी के बारे में बताया जा रहा है, या लीवर के बारे में बताया जा रहा है, तो फेफड़े के बारे में बताया जा रहा है, तो एकदम ऑडियो विजुअल, एकदम लाइव 3D पिक्चर करके दिखाया जाता है, तो वहाँ विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो बच्चों के लिए डिजिटल फॉर्म में इस टाइप की जो शिक्षा होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं कि होम साइंस में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि कैसे मतलब फर्स्ट एड को कैसे किया जाता है, तो वो भी एक एनिमेशन पिक्चर बना करके दिखाया जाता है। प्ले स्कूल में भी जैसे छोटे बच्चे जो लर्निंग होता है ABCD से लेकर के Z तक 1 2 यानी कि जो काउंटिंग सिखाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे रोचक कहानियाँ, टॉम एंड जेरी की कहानियाँ सुना करके ऑडियो विजुअल एनिमेशन में बच्चों को दिखा करके कोशिश ये की जाती है कि बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा से बच्चों को एक एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3D पिक्चर दिखा करके उनमें एक जिज्ञासा बताया, उनके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, उनके जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम डिजिटल शिक्षा से बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। लेकिन वो डिजिटल शिक्षा उनके स्कूल में ना हो, उनके घर पे ना हो, वो उनके क्लासरूम का एक हिस्सा हो। यानी कि अगर आप टीचर आकर के खुद उसको डिजिटल फॉर्म में एक क्या कहते हैं, कोई ऐसा एक विशेष कक्षा हो जिसमें स्लाइडर लगा हो या बड़ा सा स्क्रीन लगा हो, जिसमें टीचर खुद बताए कि ये चीज़ें ऐसी हैं और वो उसके निगरानी में चीज़ें हों, तब जाकर के बच्चे डिजिटल शिक्षा का वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। एक क्वेश्चन है किशोर जी का, क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपना माथा मारने के बाद जब कुछ ना मिले तो पढ़ा के जी लूँगा? अधिकांश लोगों का ये रवैया विद्यार्थियों के लिए कहाँ तक सही है? हाँ, ये तो बहुत विडंबना है हमारी शिक्षा व्यवस्था की कि अच्छा, अलग अलग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अलग अलग कैरियर आजमाने के बाद अगर आप अपना कैरियर सेट नहीं कर पाते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ा करके, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, यूट्यूब पे ही पढ़ा के मैं जी लूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट पे किसी एक एक्सपर्ट ने अपना कोई वीडियो डाला, तो जो थोड़ा बहुत जो लोग कॉपी करने में एक्सपर्ट होते हैं वो हूबहू चीज़ को कॉपी कंटेंट को लेते हैं और उसको अपने डिफरेंट तरीके से डालते हैं, और उसको उनका चूँकि व्यूअरशिप या सब्सक्राइबर रहता है तो वो अच्छे से बता लेते हैं, और जबकि वो उस विषय में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ये बहुत सही बात आपने बताया है कि हमारे यहाँ पता नहीं क्या है, चाहे हमारे शिक्षा व्यवस्था की वो एक ऐसा रवैया बन गया है, या हमारी मानसिकता इस तरीके से हो गई है कि कोई भी जन्मजात शिक्षक नहीं बनना चाहता। यानी कि कोई शिक्षक के रूप में अपने आप को नहीं कहना चाहता कि मैं बड़ा होकर के प्रोफेसर बनूंगा, मैं बड़ा होकर के टीचर बनूंगा, ये बड़ा होकर के मैं बच्चों को पढ़ाने का पेशे में जाऊंगा। ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों के अंदर यही भावना है कि मैं बड़ा होकर के या तो डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर होकर IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। ये सपना बच्चों को माँ बाप सिखाते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो चार्म नहीं है, या हमारे शिक्षकों का इतना आदर नहीं रह गया है, इसलिए बच्चे इस कैरियर को नहीं ले रहे हैं। अगर इस तरीके से अगर ऐसे लोग आ रहे हैं जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि उनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो कहीं न कहीं ये बहुत चिंतनीय बात है कि ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनका कैरियर बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन अपनाए और वो उनमें सफल नहीं हुए तो वो टीचर बन गए। ये बिल्कुल ही चिंतनीय बात है। और ऐसे लोग अगर एजुकेशन में आ रहे हैं जिनका अपना खुद का कैरियर मोटिव बचपन से नहीं रहा है कि हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे। वो फिर एजुकेशन को एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने लाएंगे, तो वो फिर एजुकेशन को एक कमाई का जरिया बनाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि फिर वो बच्चों के, जो मैं बोलता हूँ कि कैरियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम कर पाएंगे।
और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम भी आती हैं उनके एज के साथ साथ। तो वो लोग मुझे लगता है कि इस पैमाने पे खड़े नहीं उतर पाएंगे जिनका ये मोटिव है कि यूट्यूब पे चैनल बना करके अपना हम वीडियो डालेंगे और जितना सब्सक्राइब मिलेगा या जो ऑनलाइन क्लासेस वो चलाएंगे या उनके व्यू के आधार पे उनको यूट्यूब कुछ रेमुनरेशन देगा, ये लोग एजुकेशन के फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग मुझे लगता है कि वो उनकी मजबूरी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी व्यवस्था बन गई है कि उनको ये करना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन है यशिका यदु जी का, डिजिटल शिक्षा और कक्षा शिक्षा के बीच अंतर क्या है? जो हमने बताया आपको कि डिजिटल शिक्षा में ये है कि एक तो ये है कि क्लास में जब बच्चा रहता है तो डिसिप्लिन में रहता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो अपने कपड़े से लेकर के यानी अपने ड्रेस से लेकर के हर चीज़ उसको टाइम से उसको कैसे बैठना है, कैसे टीचर आए तो उसको गुड मॉर्निंग करना है, उसको आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है। और बच्चों के और एक पंक्चुअलिटी में रहता है कि मुझे 8 बजे का टाइमिंग है तो 8 बजने में 5 मिनट बाकी है तो उसके पहले आ जाए। प्रेयर होता है, प्रेयर में बताया जाता है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग होता है, उसके दोस्त बनते हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल शिक्षा में ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं, जो कि अभी बहुत बच्चे अभी एक आए दिन न्यूज़पेपर में भी या सोशल मीडिया में अभी एक मीम्स बन रहा है कि बच्चे अब पेरेंट्स भी घर पे उब गए हैं कि बच्चे का स्कूल कब खुलेगा। तो खैर वो तो एक प्रॉब्लम्स है कि बच्चों का स्कूल कब खुलेगा, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों का सर्वांगीण विकास अच्छा में ही होता है। और जैसा कि मैंने अभी बीच में बताया कि अगर क्लासरूम की टीचिंग है, क्लासरूम का एजुकेशन है, तो उसमें अगर आप डिजिटल माध्यम से बच्चों को सिखा पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा बच्चों के लिए, बनिस्बत कि बच्चों को घर पे बैठा दिया जाए और उनको मोबाइल और लैपटॉप के सामने 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे उनको बैठाया जाए तो वो ठीक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखिए ना कि नॉर्मल क्या है कि अभी हम ही लोग जब 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर लैपटॉप कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमारे आँखें जो है आँखों से पानी निकलने लगता है। अगर 3-4 महीना 5 महीना लगातार हम बैठना शुरू करते हैं तो वो तो अभी बच्चे हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हैं, वो अभी एकदम मुलायम चीज़ें हैं, उनको अभी डेवलप ही हो रहा है। और उनकी रेटिना अगर, और एक चीज़ आप देखे होंगे कि जब हम क्लास में रहते हैं तो टीचर बता रहा होता है तो जो दूरी रहती है हमारे ब्लैक बोर्ड की दूरी और हमारे क्लासरूम में जो एक डिस्टेंस रहता है वो एटलीस्ट कम से कम 4-5-6 फीट का दूरी रहता है। और जब हम लैपटॉप में देखते हैं तो मुश्किल से 2 फीट की दूरी 1 फीट की दूरी में ही हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो हमारी जो रेटिना होती है आँख की वो एकदम आप महसूस कीजिए कि हमारी पलक झपकती नहीं है। क्लास में बैठे रहते हैं तो आपकी पलक झपकती है, तो इससे आपका एक आँख का भी एक्सरसाइज होता है, तो आँखें हमारी ख़राब नहीं होती हैं। और ये तो बच्चों को भी नुकसान करे, बड़ों को नुकसान कर रहा है तो बच्चों को तो आप बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका क्वेरी सॉल्व कर दिया है, डिजिटल शिक्षा और कक्षा शिक्षा के बीच अंतर। और एक क्वेश्चन अभी और आया है कि शिक्षक आधारित कक्षा प्रशिक्षण और यूट्यूब आधारित प्रशिक्षण में क्या बदलाव होना चाहिए? शिक्षक आधारित कक्षा, अच्छा ठीक है। विवेक जी का कहना है कि जो शिक्षा हमारे टीचर हमारे क्लास में देते हैं और जो यूट्यूब पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया यूट्यूब पे, हाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि यूट्यूब पे हमारा जो कंटेंट होता है, क्लास में एक जब कोई एजुकेशन पैटर्न हम बनाते हैं, मान लीजिए कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है क्लास का, तो वो अपने बच्चों के मेंटल लेवल, यानी कि इवन एनसीईआरटी भी कोई अगर बुक बनाती है, कोई चीज़ें अगर वो लाती है सिलेबस में, तो वो बिल्कुल इसका ध्यान रखती है कि हम ये जो कंटेंट लाने जा रहे हैं, ये जो हम पाठ्यक्रम लाने जा रहे हैं, वो बच्चों के किस एरिया के बच्चे हैं और किस उम्र के बच्चे हैं जो उनको हेल्प करेगा। तो मुझे लगता है कि जो एक बेसिक एजुकेशन के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए, वो शिक्षक आधारित कक्षा प्रशिक्षण में ध्यान दिया जाता है कि नहीं,
टीचर ये मान के चलता है कि अगर बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, तो और क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको एक बार में समझाने से आ जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनको 2 बार से समझाने में आता है, 3 बार में समझाने में आता है। इवन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि उनको बार बार बताओ तो भी नहीं समझ में आता है। तो मैनेजमेंट और या प्रिंसिपल इसका ध्यान रखते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे क्लास में जो कम समझ रहे हैं, यानी कि जिनको एक बार में नहीं 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए वो स्पेशल रिमीडियल क्लासेस भी चलाते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे ऐसे 5 बच्चे हैं, मान लीजिए कि 40-45 बच्चों का एक समूह है, उसमें से हमारे 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका इतना इंटरेक्शन नहीं है, उनके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि बेसिक चीज़ें अपने घर पे वो बता सकें, तो उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में चीज़ें टाइम लगती हैं। तो प्रिंसिपल या मैनेजमेंट इस चीज़ की व्यवस्था करती कि नहीं, ऐसे इन 5 बच्चों के लिए, 6 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए हम एक अलग से रिमीडियल क्लासेस भी कर सकते हैं, और उसके लिए टीचर को भी अपॉइंट किया जाता है असाइनमेंट बेस। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का आधारित जो कक्षा प्रशिक्षण है वो अब तक की जांची परखी और बेस्ट शिक्षा व्यवस्था है। यूट्यूब देखिए क्या होता है ना कि यूट्यूब का जैसे मैंने बताया कि फिजिकली और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये हमारे आँख को भी प्रॉब्लम करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके मैं डिजिटल शिक्षा की समस्या के बारे में अभी 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही, हालांकि उसको दूर कर लिया जाए तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट विकल्प है बच्चों के एजुकेशन के लिए। अभी एक समस्या अभी जो डिजिटल शिक्षा में आ रही है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि भारत गांवों का देश है, और भारत में आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम्स है, हालांकि जो अर्बन एरिया हैं, सेमी अर्बन एरिया हैं, यहाँ पर तो नेटवर्क की व्यवस्था हो गई है, लेकिन जो रूरल एरिया है ऐसा माना जाता है, एक रिपोर्ट में आया भी था कि टोटल अभी 42% लोगों तक डिजिटल, खासकर नेटवर्क की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो पाई है। तो अगर हमारे यहाँ, क्योंकि जितने भी डिजिटल माध्यम है बिना इंटरनेट की कनेक्टिविटी के चल नहीं पाएंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है वहाँ पे ये तो वैसे ही वाइबल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है, नेटवर्क के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गांव हैं आज भी जहाँ पे बिजली की अनुपलब्धता है, बिजली की समस्या है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे बिजली की खंभे हैं, बिजली तो आती है लेकिन प्रॉपर बिजली का मतलब है कि जैसे कि जो शहर है वहाँ पे तो 24 आवर बिजली आती है, जो हमारे लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, ऐसे शहरों में, खासकर शहरों में, और उन्हीं शहरों से जो अर्बन एरियाज हैं, मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 12 घंटा 14 घंटा बिजली भी मिल पाती हो, ये डाउट का विषय है। तो अमूमन एक अनुमान के मुताबिक 6 से 8 घंटे बिजली की कनेक्टिविटी है। तो डिजिटल माध्यम से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्रॉब्लम आती है वो है बिजली की अनुपलब्धता प्लस नेटवर्क की कनेक्टिविटी। हालांकि भारत सरकार इसमें काफ़ी ये पूरे इंडिया में एक फाइबर कनेक्टिविटी की बात कर रही है, फाइबर कनेक्टिविटी की बात चल रही है। जो डेवलप्ड स्टेट है उनके यहाँ, उनके गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पहाड़ पे हैं और जो क्या कहते हैं कि फार अवे में हैं। जैसे बिहार के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी बिजली नहीं पहुँच पाई है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास बेसिक फ़ोन नहीं है, जो बेसिक मोबाइल नहीं है, उनके बच्चों को मोबाइल खरीदने अभी एक मैंने देखा था फेसबुक पे कि किसी ने अपने बैल को बेच करके, जो जिससे वो हल जोतता था, अपने बैल को बेच करके उसने मोबाइल ख़रीदा अपने बच्चे को लाइव वीडियो दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब ये बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हैं जो क्या कहते हैं कि वाइबल नहीं है आगे चल के ये डिजिटल शिक्षा को 100% करने के लिए। और कहीं न कहीं अगर हम अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था ये है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो चीज़ें बता रहे हैं
उसका एक रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड रखना चाहें जो बच्चे क्या होता है कि जितने डिसिप्लिन में वो क्लास में बैठ कर के चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, नहीं समझ में आता है तो एट अ टाइम पूछते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिजिटल शिक्षा में मिसिंग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिजिटल शिक्षा में ये चीज़ें, मान लीजिए कि कोई अभी तो कोरोना है, माँ बाप भी साथ में हैं, बच्चे भी साथ में हैं, साथ में बैठ कर के वो क्लासेस कर रहे हैं, तो वो माँ बाप जो है, वो लोग के माँ बाप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या किसी कारण से वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने बच्चे की निगरानी कर पा रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि माँ बाप में से कोई एक या दोनों काम करने के लिए घर गए हैं और बच्चा मोबाइल में घर पे पढ़ रहा है। ठीक है, दो घंटे की क्लास है, 3 घंटे की क्लास है, लेकिन उसके बाद मोबाइल पे बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या हिंसात्मक चीज़ें देख रहा है, हमारा उस पर कोई ट्रैक नहीं रहता है। तो कहीं न कहीं ये आगे चल के एक ऐसे अलगाव, मतलब बच्चों में एक अकेलापन पैदा करेगा और वो हमेशा उसी से इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, डिजिटल शिक्षा में चूँकि सामूहिक शिक्षा नहीं होती, वो घर पे बैठ के होती है, तो इससे क्या होगा कि बच्चे एक अकेलापन महसूस करेंगे और डिजिटल दुनिया को ही अपनी दुनिया समझेंगे। तो ये चीज़ें उनके विकास के लिए ठीक नहीं है। तो ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस, यानी कि क्लास में कक्षा में जा कर के बच्चा जो क्लास करता है, उसके बाद वो जो काम करता है, वो दोनों का एक ब्रिज का काम कर सकता है, ना कि वो एकल कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि 100% डिजिटल व्यवस्था कर दिया जाए। ग्रामीण अंचल में लाइब्रेरी एजुकेशन पर हमें जोर देना चाहिए, इस पर सुझाव दें। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें तो शहरों में आपको देखने को मिल जाएंगी, या जब बच्चे क्या, जब 12वीं के बाद जब हम शहर में जाते हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में जाते हैं, तो वहाँ आपको लगता है कि नहीं, अपने कोर्स कंटेंट के अलावा भी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है कि बच्चों में अभी भी हमारे पेरेंट को, हमारे गार्जियन को इस चीज़ पे जोर देना चाहिए कि आपके जो कंटेंट में, यानी कि जो आपके कोर्स में हैं, जो आपके 5वीं या 6वीं या 7वीं का जो सिलेबस है, उसको तो आप पढ़िए ही, साथ में ही लगभग हर विद्यालय ये प्रयास करता है कि उसके यहाँ एक मिनी लाइब्रेरी रहती है। तो वो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि उनके यहाँ बच्चों में ये डेवलप करना चाहिए, बच्चों में ये चीज़ें संदेश देना चाहिए कि नहीं, गाँव में भी एक लाइब्रेरी में बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम के अलावा हैं। तो बिल्कुल ग्रामीण अंचल में एक, चाहे ये सरपंच के आधार पे हो, चाहे वहाँ के जो समाज सेवी हों, या किसी एनजीओ के माध्यम से, या जो स्कूल संचालित चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। उनके अंदर बच्चे जो, उनके यहाँ जो बच्चे इनरोल्ड हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी, इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए कि प्रॉपर लाइब्रेरी में जाना चाहिए। लाइब्रेरी में जो आपके पाठ्यक्रम के अलावा किताबें हैं, आपकी रुचि से रिलेटेड किताबें हैं, जिसमें आप चाहते हैं, जैसे बहुत बच्चे क्रिकेट पे बहुत ध्यान देते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, क्रिकेट ध्यान देखते हैं टीवी पे। तो हमारे मैनेजमेंट को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को, या हमारे समाज सेवक को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि क्रिकेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्रिकेट से रिलेटेड जो किताबें हैं, उन किताबों को भी उस लाइब्रेरी में रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तो सोशल मीडिया से इतना एक्सपोजर बढ़ गया है कि बहुत बच्चे डांस में ध्यान देते हैं, गाने, शास्त्रीय संगीत पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि पेंटिंग में अपना ध्यान देते हैं, और क्या कहते हैं कि स्पोर्ट और कबड्डी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हॉबीज से रिलेटेड, एक्स्ट्रा करिकुलम से रिलेटेड जो लिटरेचर हैं, जो बुक्स हैं, वो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल रहने चाहिए। न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन हैं। हाँ, नंदन कानन मैगजीन अभी शायद बंद हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चों से रिलेटेड मैगजीन हैं जो पढ़ने से बच्चों में एक जिज्ञासा बढ़ाती है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पर लाइब्रेरी में होना चाहिए।
और बच्चों को मैनेजमेंट के द्वारा, हमारे प्रिंसिपल्स के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा इसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख के हमने एक लाइब्रेरी अपने गांव में लाइब्रेरी करने का शुरुआत हमने करा था कि जिससे लोगों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकें। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और गवर्नमेंट भी इस पर अभी एक बीच में कुछ मैंने न्यूज़ सुनी थी कि ग्रामीण स्तर पर अब ये जिम्मेदारी दी जाएगी हमारे सरपंच को, हमारे प्रधान को, कि वो अपने यहाँ एक ऐसी लाइब्रेरी की व्यवस्था करें जहाँ पे बच्चे आके पढ़ सकें वीकेंड पे, शनिवार, रविवार या जिस दिन छुट्टी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन विवेक जी ने पूछा कि ग्रामीण स्तर पे या ग्रामीण अंचल पर लाइब्रेरी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और एक क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों के पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर ध्यान न देना। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे जितने भी प्राइवेट स्कूल जो बड़े सिटी में हैं, मेट्रो सिटी में हैं, जो ठीक ठाक सिटी हैं, वो बिल्कुल अपने पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन गाँव पर ध्यान नहीं देते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में सिर्फ परसेंटेज को लेकर के ये एक ट्रॉमा बनता जा रहा है बच्चों में कि 90% ले आएंगे, 95% ले आएंगे, 80% ले आएंगे। ये हमारे गार्जियन के लिए भी अच्छी बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि आप अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर मत कीजिए कि तुमको 10th में या 12वीं में 90% लाना है तो तुमको हम साइकिल दिला देंगे, स्कूटी दिला देंगे या टैबलेट दिला देंगे। ऐसा लालच दे करके बच्चों पे मानसिक दबाव मत डालिए। बच्चा आपका, पहली बात उनके अंदर संस्कार डालिए। अगर आप उनके अंदर संस्कार नहीं डालेंगे तो आपका बच्चा 90% भी ला करके आपको क्या देगा, या आपको मतलब सोसाइटी को क्या देगा। तो बच्चों में भैया एक ऐसा संस्कार डालिए कि ठीक है, तुम मन लगा के पढ़ो, जितना % आएगा उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों से 90% चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बन जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, ये गार्जियन अच्छी तरीके से जानते हैं कि IAS तक में कभी परसेंटेज नहीं पूछा जाता। अगर आप अपने बच्चे को IAS भी बनाना चाहते हैं 90% ला करके, तो आपको मालूम है कि कहीं IAS के नोटिफिकेशन में कहीं लिखा रहता है कि जो लड़का 90% लाएगा उसी बच्चे को IAS बनाया जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। एक प्रेजेंट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेरा हाई स्कूल में 42% था, फिर भी मेरा एग्ज़ाम मैंने 12वीं में क्या कहते हैं 12वीं पास किया, 10th के बाद ग्रेजुएशन में गया। तो कहने के बाद हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हमारे गार्जियन के ऊपर से। बस उनका ये था कि हाँ ठीक है, पढ़ लिख करके अपना एक करियर बनाओ। तो कहने का मतलब है कि हम बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन, हम गार्जियन से और उनके और बच्चों के माता पिता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों पर इस चीज़ का बिल्कुल भी दबाव मत डालिए कि तुमको 90% लाना है, 95% लाना है। अभी तो एक न्यूज़ मैंने देखा था कि किसी बच्चे का 90% आया था और उसने बोला कि मेरा 95% आना चाहिए था क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरे किए थे, और वो उसने उस मानसिक प्रेशर में आ करके आत्महत्या कर लिया था। तो भैया ऐसी सिचुएशन बच्चों पे मत डालिए। और कभी कभी बच्चों हमारे पेरेंट्स में मतलब कि हमारे भारतीय पेरेंट्स में ये एक ताना मारने की प्रवृत्ति है। और ये मीम्स भी बनता है कि शर्मा जी के लड़के के देखो, शर्मा जी का लड़का 90% लाया था और तुम तो 80% भी नहीं ला पाए। तो भैया अपने बच्चे का एग्जाम्पल, अपने बच्चे की तुलना दूसरों के बच्चों से मत कीजिए। क्योंकि कभी अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए रहेंगे, अच्छे से बात करे रहेंगे, बच्चों को दोस्त के तरीके ट्रीट करे रहें, तो आपका बच्चा ही आपको काम आएगा। आगे चल के पड़ोसी का बच्चा आपको काम नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों की तुलना पड़ोसी के बच्चों से करना बंद करें। पड़ोसी का बच्चा और भी बहुत सारे गलत काम करता है, उसका एग्जाम्पल आप अपने बच्चों को नहीं देते हैं। बस
90% उनका बच्चा लाया है तो आपका भी बच्चा 90% लाना चाहिए। आप अपने बच्चों की अच्छाइयाँ पड़ोसी के बच्चों को नहीं बताने जाते हैं, और पड़ोसी भी आप अपने बच्चों की अच्छाइयाँ आपको बता कर के आपके ऊपर प्रेशर डालता है। तो ऐसा मत कीजिए। डिजिटल शिक्षा या कक्षा क्लास की शिक्षा ये तो चलो ठीक है, इससे तो इसका एक ये बीच में सिस्टम बनते बनते सरकार और मैनेजमेंट ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें अगर पेरेंट्स में ये चीज़ें अगर डेवलप नहीं होगी तो हमको नहीं लगता है कि इसका कोई उपाय है कि जो बच्चों पे हम मानसिक प्रेशर बनाते हैं कि फ़लाने का बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है, तुम तो अगर 90% नहीं लाया तो तुम तो मतलब सब्जी बेचोगे, या ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि भैंस पालोगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को डिस्करेज करना बंद करें, और एक वाह प्रेरणा के साथ साथ आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये जो एक क्वेश्चन आया है कि वाह प्रेरणा के बाद ठीक है, कैरियर काउंसलिंग में हम बताते हैं कि आप इस स्ट्रीम से पढ़ेंगे तो आप ये बन जाएंगे, आप ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा बन जाएंगे। लेकिन एक जो बीच में जो बाई द एज बच्चों में एक डिप्रेशन की चीज़ें आ जाती हैं, मेंटल प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश यानी कि विकासशील देशों में इस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मेरा अपना खुद का मानना है कि हर प्राइवेट स्कूल में, चाहे गांव में हो चाहे शहरों में तो शायद इसकी व्यवस्था है, एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक मनोचिकित्सक होना चाहिए जो एजुकेशन पे यानी कि बाय द टाइम जो बच्चों में एजुकेशन को लेकर के, क्लास के परफॉर्मेंस को लेकर के, ट्यूशन को लेकर के, होमवर्क को लेकर के एक जो डिप्रेशन आ जाता है बीच में, और जो बच्चे जब बढ़ती उम्र में एक ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं कि वो अपनी तुलना करने लगते हैं और हीन भावना आने लगती है। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में। क्योंकि चीज़ें देखिए, पहले क्या होता था ना कि सब लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो संयुक्त परिवार प्रणाली था, संयुक्त परिवार प्रणाली में जब बच्चा घर आता था तो दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा सब मिल जाते थे, और लोग जो भी क्लास में हुआ, जो उसके क्लास में हुआ रहता है, टीचर ने डांटा कि पढ़ो, उसके साथ के बच्चे ने डांटा, या कोई ऐसे रास्ते में आते हुए कोई उसके साथ बदतमीजी हुई, बच्चा हुआ या बच्ची हुई, तो वो शेयर करते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि मम्मी भी काम, या तो टीचर हैं, पापा भी अपने काम से कहीं न कहीं गए हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि बच्चे से ये क्वेश्चन पूछना कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ दिन भर। हम जब भी कुछ पूछते हैं, तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, अरे भाई ठीक है, होमवर्क मिला है वो कर लेगा, लेकिन इसके अलावा हम कोई चीज़ उससे पूछते ही नहीं कि आज सुबह जब गए तो आज तुम्हारे प्रिंसिपल ने प्रेयर स्थल में क्या बोला, क्लास में कौन कौन आया था, आज क्या नया चीज़ हुआ। ऐसा हम लोग मतलब ऐसा कि जिससे बच्चा फील करे कि नहीं मेरे साथ जो दिन भर घट रहा है मेरे मम्मी पापा से मैं शेयर करता हूँ, तो उसको, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति हर आदमी में होता है कि वो अपनी बातें, वो कुछ अच्छा हुआ है कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, अगर उससे आप रोज़ का रोज़ पूछते हैं तो ऐसे बच्चे डिप्रेशन का शिकार नहीं बनेंगे। और हम आपको ये बता देते हैं कि अगर शुरू से अगर आप ये अप्रोच अपनाते हैं अपने बच्चों में, तो वो बच्चे अपने माँ बाप से हमेशा टच में रहेंगे। अपनी वो जो पढ़ाई भी पूरी करेगा तो उसकी एक आदत में डेवलप हो जाएगा कि आज मम्मी पापा से बात नहीं हुई, क्या पता वो अपने करियर में किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच करके नौकरी भी कर रहा होगा। तो आपने बचपन से जो आदत डाल दिया है कि अच्छा ये बताओ बेटा आज क्या हुआ है, तो वो हमको लगता है कि धीरे धीरे उसके आदत में जब शुमार हो जाएगा तो अपने करियर के पड़ाव पे भी पहुँचने के बाद वो हमेशा इस चीज़ को मिस करेगा कि आज हम मम्मी से या पापा से फ़ोन करके बात कर लें कि मम्मी पापा आप कैसे हैं, क्या बात है, और वो आज फिर वो अपने ऑफिस की बात भी आपसे शेयर करना शुरू करेगा। तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में माँ बाप का बच्चों से जुड़ाव बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ना तो आप जब आप वृद्ध होंगे, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जब आप वृद्ध होंगे तो आप किसी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, और जो बच्चा आपका है वो भी कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। और एक किशोर शुक्ल जी ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों के पढ़ाई के दबाव को शिक्षक या अभिभावक प्रैक्टिकली दूर कैसे करें। हाँ, जैसा कि मैंने अभी एक बताया कि एक बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि जिन्होंने बीएड किया होगा, मैंने तो बीएड नहीं किया है,
लेकिन बीएड में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया जाता है कि एज वाइज जो शिक्षा का जो बच्चों की मनोवृत्ति जो चेंज होती है उस पर एक हर एज में, किशोरावस्था में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, प्रौढ़ में कैसे रिएक्ट करता है, जब वो बचपन में 5 से 6 से 10 साल के बीच में रहता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, इसका पूरा अपना एक साइकोलॉजी है, वो एक एकदम थ्योरी है। तो उसके लिए इसके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि ठीक है पेरेंट टीचर मीटिंग के, हालांकि मैं तो देखता हूँ कि पेरेंट टीचर मीटिंग हमेशा बच्चों को, अभिभावक को यही शिकायत रहता है कि मेरे बच्चे का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, आप लोग पढ़ा नहीं रहे, इससे इसका नंबर कम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो केवल कोटा पूर्ति के लिए होता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब बच्चों में जो दबाव आता है, अगर अभिभावक की तरफ से ये दबाव आना बंद हो जाए कि वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, तुम्हारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तुम ऐसे ही रह जाओगे, कहने का मतलब है कि आप अपने बच्चे को नंबर लाने की यानी अंक लाने की मशीन में तब्दील मत कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को ये सोचें कि वो मशीन में लाने की अंक लाने की मशीन बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। तो शिक्षक पे भी ये दबाव बनता है कि अच्छा ठीक है फलाने अभिभावक आए तो उन्होंने उनके बच्चे का वो नहीं आ रहा है, तो वो भी रटवाने पे ध्यान देता है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली दूर करने का यही मतलब है कि अगर आप इस मर्म को समझ लें, इस मर्म को ये समझ लें कि भैया बच्चा कोई मशीन नहीं है कि वो आपके लिए अंक लाएगा, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए अंक लाएगा, नहीं, वो बच्चा कोई मशीन नहीं है। तो आप अपने बच्चों को मशीन मत बनाइए, प्रैक्टिस आप अपना खुद देखिए ना कि बहुत सारे बच्चे जो है आपके क्लास में कितने जो कमज़ोर थे, जो बैक बेंचर थे, वो आज अच्छे करियर के पड़ाव पे हैं, और जो बच्चे 90% 100% जो भी लाते थे वो आज वो कहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, और सबसे बड़ी बात है सही गाइडेंस से आगे जाता है, अच्छे नंबर से आगे नहीं जाता है। अच्छे नंबर अगर किसी बच्चे के आ भी गए 100%, अगर उसको सही समय पर कोई करियर काउंसलिंग ना मिले, अगर उसको कोई उसके घर में कोई बताने वाला ना हो, तो बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि 12वीं के बाद अच्छा नंबर होने के बाद जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में मिसिंग होती है। एक क्वेश्चन और आया है कि कोई संस्था, सरकार समाज के वर्तमान और भावी युवा पीढ़ी को एक विशुद्ध शिक्षक बनने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं किशोर जी कि ये जो विशुद्ध शिक्षक बनने की बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोचिए आप कोई भी पेशे में क्यों जाना चाहते हैं। जब आप किसी भी पेशे में इसलिए जाना चाहते हैं कि आप पैसे यानी कि जो मतलब जीवन यापन करने के लिए जो पैसे होते हैं उसके साथ साथ आप एक प्रेस्टिजियस लाइफ जीना चाहते हैं, एक इज्जतदार लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए आप किसी पेशे में जाना चाहते हैं। पैसे तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एम होता है, सेकेंडरी एम होता है, लेकिन एजुकेशन ऐसा फील्ड है कि मैं आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने कभी पैसे पे ध्यान दिया ही नहीं। उनको अगर कोई बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन जाता है, अगर वो ऑनलाइन क्या कहते हैं किसी उनका नाम आ जाता है टीवी पे कि मैं फलाने शिक्षक की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, तो वो बोलते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि हमारे एक टीचर थे, तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ था तो मैंने दैनिक जागरण में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने बताया था कि ये हमारे सर का मैंने नाम लिया, तो उन्होंने फिर उनका पलट के फ़ोन आया कि लाल बहादुर मुझे अपेक्षा नहीं थी कि तुम मेरा नाम लोगे, तो मैं तो धन्य हो गया। जबकि आज भी मैं जाता हूँ तो एकदम सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है। और जब विशुद्ध शिक्षा की बात करते हैं तो अभी आप देखिए ना कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं कि जहाँ पर कि आप देखिए ना कि हमारे यहाँ किसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कराना होता है तो हम लोकल नेता को बुलाते हैं, हम लोकल स्थानीय जो जनता होती है वहाँ के माननीय व्यक्ति को बुलाते हैं जो पैसे में ज़्यादा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है और वो माननीय आदमी होता है। हम उसी से उस फीता का उस बिल्डिंग का, एजुकेशन सेंटर का या उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कराते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूरोप में, अमेरिका में ये काम वहाँ के प्रोफेसर से कराया जाता है। अगर किसी कॉलोनी में एक सार्वजनिक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसका इनॉग्रेशन वहाँ के प्रोफेसर से कराया जाता है, वहाँ के टीचर से कराया जाता है। तो अगर हम
एजुकेशन को, या अगर शिक्षक बनते हैं, अगर एक शिक्षक को ये इज्जत मिलती है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि विशुद्ध शिक्षक बनने में सहयोग कर सकता है। और अगर एक शिक्षक जो है, जैसे आपने अभी आपका एक क्वेश्चन आया था कि यूट्यूब में जब ऐसे लोग आ जाएंगे तो एक शिक्षक का जो एक परिभाषा है, वो शिक्षक की परिभाषा के परे वो चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों में भी ये भावना होती है कि नहीं, ये चीज़ें, ये इंस्टीट्यूशन पैसा बनाने की मशीन है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का भी छवि धूमिल होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से होना चाहिए कि अगर आप एजुकेशन पेशे से जुड़े हुए हैं तो आप भी एक ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि शिक्षक जो है बच्चियों के साथ छेड़छाड़ में करते पाए गए हैं, और नंबर देने के बहाने ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, हम तुमको नंबर ज़्यादा दे देंगे, तो उनको भी ब्लैकमेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी बदलाव आनी चाहिए। तो एक शिक्षक का विशुद्ध शिक्षक बनने में ये सहयोग कर सकता है। समाज की तो बहुत बड़ी भूमिका है कि अगर समाज को एक अपने बच्चों को आगे ले जाना है तो समाज के लोगों को अपने शिक्षकों को भी इज्जत करना होगा। ठीक है। और प्रफुल्ल तिवारी जी का एक क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा के दौरान मनोरंजन पर ध्यान चला जाता है, इसका क्या समाधान है? सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजिटल शिक्षा के दौरान मनोरंजन, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो जब आप डिजिटल शिक्षा के माध्यम से चीज़ें क्लास कर रहे हैं तो इसका मानदंड क्या है कि अगर आप 1 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का क्लास है, 3 घंटे का क्लास है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप एक ऐसा माध्यम तलाशते हैं कि जिससे आपका उस बोरियत से थोड़ा सा ध्यान हटे और अपने माइंड को रिलैक्स दें। तो मेरा अपना खुद का मानना है कि आप चाहे ऑफलाइन में भी अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे के बाद 5 मिनट का 10 मिनट का आप विराम लें और मनोरंजन पे ध्यान चला जाता है, तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, इसका कोई समाधान नहीं है। अच्छा, लेकिन अब ये है कि अगर आप पता लगा कि 1 घंटे की क्लास कर रहे हैं, मनोरंजन पे ध्यान चला गया, तो आप 3 घंटे की मूवी ही ख़त्म कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। बच्चों को भी, गार्जियंस को भी ध्यान देना है ध्यान। और आप खुद अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल मनोरंजन कर सकते हैं। आप, अच्छा, मनोरंजन में जहाँ तक बात है कि आप रेडियो रखिए। अगर आप यूट्यूब पे लगातार आँख से देख रहे हैं, खुली आँख से देख रहे हैं, आपकी पलक नहीं झपक रही है, तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए रेडियो सुन सकते हैं। और रही बात मनोरंजन पे, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, ये कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि आप उस मनोरंजन पे क्या देखते हैं। आप वही है ना कि आप उस मनोरंजन पे क्या ध्यान देते हैं। वो एक रेशियो बना के चलिए कि अगर आप 4 घंटे एजुकेशन का वीडियो देखते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट का कोई मनोरंजनात्मक वीडियो देख लेते हैं, कोई कॉमेडी देख लेते हैं, तो ये आपके लिए बुराई नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के लिए एक क्या कहते हैं, ब्रेक का काम करेगा, आपको फ्रेशनेस के लिए काम करेगा। और मुझे लग रहा है कि आपने यही क्वेश्चन पूछा होगा। अदरवाइज़ अगर आपको और भी कुछ स्पेसिफिक पूछना है प्रफुल्ल जी, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से आपको बता दूंगा। अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सिविल सर्विसेज या कुछ ऐसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिससे आप ऐसा पूछ रहे हैं, और ये भटकाव स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को कैरियर चुनने में कैसे मदद करें जो उसकी रुचि के अनुसार? अक्सर बच्चे एक पर सहमत नहीं होते। सही बात है, बच्चे अगर समाज में हैं तो अपना मतलब डिफरेंट लोगों से मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान, शिक्षक होने के नाते, अगर आप लोगों में से कोई शिक्षक हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षक होने के नाते आपको इस पर ध्यान देना होता है कि बच्चे देखते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है, उनके नज़र में जो बड़ा आदमी होता है, जिसको बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत मिलती है, जैसे अगर वो उसके माँ बाप, उसके पेरेंट कभी किसी हॉस्पिटल में ले गए, किसी डॉक्टर को दिखाने ले गए, तो सब लोग डॉक्टर साहब करते हैं और उसकी खूब इज्जत करते हैं, चारों लोग उसको घेरे हुए हैं। तो बच्चों में ये जिज्ञासा आती है कि देखिए इनकी इतनी इज्जत है और हर लोग इनका काम, इनको इज्जत दे रहे हैं और सबका ये काम कर रहे हैं। तो बच्चों में स्वाभाविक से ये होता है कि मैं भी बड़े होकर अगर डॉक्टर बनूंगा ना, तो मेरे लोग भी, मुझे भी चारों तरफ से लोग घेरे रहेंगे और मैं भी लोगों के काम आऊँगा। फिर वो आदमी जो है, वो बच्चा फिर अपने मम्मी से या अपने टीचर से बोलता है कि बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा। कुछ दिन बाद जब बच्चे का एक्सपोजर और थोड़ा सा देखता है, बढ़ता है, उसके ज़िले में कोई
बड़ा अधिकारी आ गया, कोई पुलिस आ गया, कोई दारोगा आ गया, तो उसको देख करके वो पता लगा कि सारा गांव का आदमी सुन रहा है, वो आदमी बोल रहा है, तो उसको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये आदमी, इसको सब लोग सुनते हैं, तो बड़ा हो के मैं दारोगा बनूंगा, एसडीएम बनूंगा, एडीएम बनूंगा, डीएसपी बनूंगा। तो बच्चों में ये सारी चीज़ें होते हैं। अक्सर बच्चे एक बार सहमत नहीं होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, हाँ टीचर की बात है, ये टीचर पे आ जाता है कि टीचर बताए कि हाँ कि आपको ये 8 तक 10 तक यानी 12वीं तक आते आते ये बच्चे टीचर की ये एज वेल एज हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि ओवरऑल उसका एक क्या पाथ बन जाता है, क्या ऐसी सोच बन जाती है, या हमारे गार्जियन भी हमारे समझाते रहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बेटा आपको बायोलॉजी पे ध्यान देना होगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ्स, फिजिक्स और इस सब पे ध्यान देना होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे टीचर में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को जो जिज्ञासा है वो शांत रखें, शांत करें, आंसर दे करके, पॉजिटिव आंसर और लॉजिकल आंसर दे करके शांत करें। कभी भी बच्चों को डांट के चुप कराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हमेशा बात करो। हमारे पेरेंट्स को भी ये मैं बताता हूँ, मैं टीचर्स को भी बताता हूँ कि आप बच्चों को डांटिए मत, आप उनसे बात कीजिए, संवाद कीजिए। वो स्टूपिड भी बोलता है तो बोलो अच्छा ठीक है ये कैसे है। तो कहने का मतलब कि संवादात्मक अगर हम विचारधारा बातचीत करेंगे बच्चों से, तो मुझे लगता है कि बच्चे में डिप्रेशन नहीं आएगा, बच्चा कभी भी दब्बू नहीं होगा। दब्बू का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर जो है बच्चों को जब कड़क आवाज़ में डांट देते हैं तो बच्चों में जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, वो डर जाता है, अरे बोलो कि अभी थोड़ा भी पूछेंगे तो डांट देते हैं। तो बच्चों टीचर को कभी ऐसे बिहेव करेंगे तो वो मुझे लगता है कि जो आपसे जो चीज़ें अपनी बताता है वो नहीं बताएगा। तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को कैरियर चुनने में ऐसे मदद कर सकते हैं। उसकी जो रुचि है उस पर बात करो, उससे रिलेटेड चीज़ों को बताइए, उससे रिलेटेड कहानियाँ सुनाइए। अगर उससे रिलेटेड कुछ मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो उनके पेरेंट्स से बोलो कि अगर आप अपने बच्चे को इस फील्ड में ले जाना चाहते हैं तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो सुनाइए, ऐसे क्या कहते हैं कि वीडियो दिखाइए, या ऐसे फिल्में, बहुत सारे ऐसे फिल्में बनी हैं आप उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आलोक जी का एक क्वेश्चन है, शिक्षक का चरित्र कैसे ठीक हो, आजकल बहुत परेशानियां आ रही हैं। मैंने बताया ना कि शिक्षक का चरित्र, बिल्कुल कहने का मतलब है कि शिक्षक का चरित्र, ये देखिए क्या होता है, ये तो संस्कारों से आता है। एक शिक्षक को नियुक्त करने में मैनेजमेंट या गवर्नमेंट इतना ध्यान देती है कि जिनका चरित्र ठीक नहीं है ऐसे शिक्षकों का चयन ना हो। वो इसके लिए इंटरव्यू भी रखते हैं, इसके लिए वो रिटन एग्ज़ाम भी लेते हैं, निबंध भी लिखते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक आ जाते हैं जो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिससे समाज को शर्मिंदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे गार्जियन के ऊपर है, वो बीच बीच में गार्जियन उनसे बात करते रहें। और हमारे बच्चों में जो कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ होती हैं उनको टीचर धमका के रखते हैं, अगर कुछ उनके साथ गलत होता है कि नहीं, अगर तुम ये चीज़ अपने मम्मी पापा को बताओगी हम तुमको फेल कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें गार्जियन का खासकर विशेषकर बच्चियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गार्जियन इतना उनको ओपन रखें कि बेटा तुम्हारे क्लास में तुम्हारे साथ दिन भर में जो बीता है आप मुझे बेझिझक बताओ। तो मुझे लगता है कि ऐसे शिक्षक जिनका चरित्र ठीक नहीं है, ऐसे शिक्षकों की शिकायतें जब मैनेजमेंट को जाएगा, प्रिंसिपल्स को जाएगा, माँ बाप को जाएगा, तो वो उनके ऊपर प्रेशर होगा और एक स्ट्रिक्ट अगर एक्शन 1-2 शिक्षकों पर तुरंत ले लिया जाता है, शिकायत नहीं तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाता है, तो आगे आने वाले जो शिक्षक कुछ गलत कर सकते हैं वो भी चौकन्ने हो जाएंगे, वो लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो शायद ये परेशानी ना उत्पन्न करें। एक क्वेश्चन आया है आलोक जी का, सर कुछ बनने के पीछे लालच मुख्य वजह होती होगी। प्रारंभ में तो हम सब जैसा आपने कहा कि जो हम देखते हैं उसके हिसाब से हम निश्चित करते हैं कि क्या बनना है, और लेकिन बढ़ती उम्र से पता चला कि हम कुछ और भी बन बैठते हैं। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है ना कि ये कैरियर काउंसलिंग, जैसे कि बच्चों को देखिए क्या होता है कि 0 से लेकर के 12वीं तक, यानी कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जो हम अपने गांव के आसपास अपने शहर में ही करते हैं, उसमें एक हमारे टीचर्स की, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी, और हमारे क्या कहते हैं कि पेरेंट्स की, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई जो भी हम देखते हैं सुनते हैं और
और उसके पीछे जो हम एक चमक धमक देखते हैं, उस चमक धमक की सच्चाइयों के बारे में हमारे गार्जियन हमको बताएं। क्योंकि भाई देखिए, हम तो जैसा देखते हैं, जैसा ऑब्जर्व करते हैं, वैसा हम बोल देते हैं कि हमको हाँ इसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, इसमें नौकर चाकर मिलते हैं, इस नौकरी में, इसमें गाड़ी मिलता है तो मैं इसमें जाऊँगा। ठीक है, स्वाभाविक है, बच्चे शुरू में इस चीज़ को देख करके उसके प्रोज को देखते हैं, उसके पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष को देखते हैं, उसके नकारात्मक पक्ष के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक, हमारे सोसाइटी के लोगों की जानकारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जब कैरियर काउंसलिंग करें तो शुरू से ही हर कैरियर के बारे में, पुलिस के बारे में, अगर कोई बच्चा पुलिस बनना चाहता है तो उसको ये बताओ कि बेटा इसका पॉजिटिव पक्ष ये है, इसका नेगेटिव पक्ष ये है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो मुझे लगता है उसके सकारात्मक पक्षों को बताते हुए एक अच्छे कैरियर की सलाह देना हमारे गार्जियन की, हमारे शिक्षकों की, हमारे घर में भी बहुत सारे आपसे जो बड़े हैं, आपके चाचा हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी बड़ी बहन हैं, इनको भी इनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो हमें चीज़ों के मतलब जो हमें दिखता है उसके वास्तविक पक्ष के बारे में बताएं, तो हम एक अच्छा कैरियर विकल्प हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा तो ठीक है, वो इस उम्र में होता है कि वो चीज़ों से प्रभावित होता ही रहेगा। तो इसमें हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारा एज ए गार्जियन, एज ए वो कि हम इसको अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से बताएं। और ख़ासकर डिजिटल शिक्षा के बारे में, जैसा कि हमने बताया कि ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्लास के साथ साथ एक सप्लीमेंट्री का काम कर सकता है। टोटल डिजिटल शिक्षा बेसिक एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलम जो वो चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ये डिजिटल शिक्षा माध्यम एक बहुत पूरक व्यवस्था के रूप में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काम कर सकता है। और मुझे लगता है कि मैंने उन सारे पक्षों पे बात किया है। अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पक्ष छूट गया है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे, तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कर दूंगा। और मुझे लगता है कि आज के लिए मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया और 1 घंटे हो भी गया है। और इसके लिए मैं विवेक यादव, जो संस्था के उपाध्यक्ष हैं और संस्थापक अध्यक्ष हमारे पिता ही हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक के लिए मुझे बुलाया गया। और बीच बीच में मैं एक ऐसी सीरीज पे भी मैं काम कर रहा हूं। विवेक जी से बात हो रही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे सरकार की योजनाएं आ रही हैं, जो हमारे ग्रामीण भाई बहनों और हमारे पेरेंट्स को मालूम नहीं होती है कि उन ग्रामीण चीज़ों को कैसे उन योजनाओं का लाभ उठा करके बहुत सारी योजनाएं हमको मालूम ही नहीं। हमको केवल ये मालूम है कि कार्ड बनता है जिसमें 2 रुपये किलो चावल मिलता है, आटा मिलता है, और क्या कहते हैं बोलते हैं एजुकेशन का, और वो मनरेगा। 2-3 चीज़ें सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो सबको मालूम होती है। बाकी ऐसी सैकड़ों योजनाएं ग्रामीण स्तर पे हैं जिनको मुझे लगता है कि ग्रामीण लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसी योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, लाडली बेटी योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को अगर मालूम हो तो वो उस पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस लोन मिलते हैं आपको बिजनेस करने के लिए। बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जो जिनके पास 4 बीघे 5 बीघे खेत हैं उनको 3% 4% को लोन मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं कि लोगों में समूह बना करके लोगों को ऋण योजना है। ये सारी चीज़ों पे एक एक करके टॉपिक लाएंगे। और प्लेटफॉर्म, जैसा कि विवेक जी ने बोला कि प्लेटफॉर्म पर विचार है। अपना प्लेटफॉर्म जैसा कि मैंने बताया है, शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि ये प्लेटफॉर्म कैरियर काउंसलिंग के लिए पूरा समर्पित है। आगे चल के ग्रामीण समस्याओं को लेकर के भी हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे आप अपनी समस्याएं, अगर आपको लगता है कि ग्रामीण स्तर पर ऐसी कौन सी योजना है कि जिसको सबको मालूम होना चाहिए, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे बच्चियों के जैसे कस्तूरबा गांधी योजना है माइनॉरिटी SC/ST बच्चियों के लिए, जिसमें ट्यूशन फ्री है, हॉस्टल फीस फ्री है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करने के लिए बहुत कुछ बोलना है।
तो इन सारी चीज़ों को ले करके हम नए सेगमेंट में आप लोगों के सामने आएंगे। और अब ये हर 15 दिन पे एक अच्छा वीडियो, लाइव वीडियो शनिवार रविवार फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे आता रहेगा। और आशा करता हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया बराबर आती रहेगी। कोई ज़रूरी नहीं कि जब हमारा लाइव सेशन हो तभी आप प्रतिक्रिया दो। आप हमारे पेज पर जो हमारा वीडियो, हमारा जो ग्रुप है, आप इसमें आकर के आप अपना कमेंट दे सकते हैं किसी भी वीडियो पर आके। कोई ज़रूरी नहीं कि ये डिजिटल शिक्षा का माध्यम है तो आप इस पर इसी से रिलेटेड कमेंट करें, नहीं। अगर आपको फ्यूचर में आपको लगता है कि इस विषय पर कोई एक्सपर्ट आए तो हम कोशिश करेंगे उस विषय पर भी एक्सपर्ट बुलाने की, लेकिन आपके तरफ से वो डिमांड आनी चाहिए। 4-5 लोग अगर डिमांड करते हैं और एक पर्टिकुलर हमको एक दिशा दीजिए कि इस पे एक गाइडेंस प्रोग्राम हो, इस पे एक वीडियो होना चाहिए, तो हम इस पे कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे एक्सपर्ट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विवेक जी और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, धन्यवाद।